Okay, so for today, our agenda would be learning about Excel automation and how we can do that using workbook and Excel activities. Then, majorly, we are going to focus on building a bot. Okay, तो पहले आता है अपना Excel automation होता क्या है. In many business scenarios, data is stored in workbooks, also referred as spreadsheets or Excel files. हमने जैसे कल एक बॉट बनाया था, उसके अंदर हमने हमारा डेटा एक एक्सेल में स्टोर कर दिया था. सिमिलरली बहुत सी कंपनीज में क्या होता है कि उनके पास या तो बजट नहीं होता, जिसकी वजह से वो डेटाबेस यूज नहीं कर पाते. डेटाबेस भी लाइक माई सिक्वल, ऑरेकल, ऐसे बहुत से होते हैं, हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे. तो उनके पास क्या बजट नहीं होता, तो क्या करते हैं सारा डेटा एक एक्सेल फाइल में स्टोर कर लेते हैं. शेड मतलब उनको अलग अलग शेड ड्राइव पे रख दिया या शेड फोल्डर्स में रख दिया एंड उनको यूज करते हैं. नाउ बॉट का काम क्या होता है कि इन एक्सेल फाइल को रीड करे एंड प्रोसेस करे. Now this data can be read and stored in data table variables so that bot can process that easily, जो हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था about data table. Now there are two types of activities that UiPath provides for Excel automation. First is workbook activities and second is Excel activities. दो तरह की ये मतलब ऐसा होता है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनका काम सेम है बट वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है. एंड बेस्ड ऑन सिनेरियो हम डिसाइड करते हैं कि हम वर्कबुक एक्टिविटीज के साथ वर्क प्रोग्राम बनाएंगे या एक्सेल एक्टिविटीज के साथ बनाएंगे. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पहले वर्कबुक एक्टिविटीज से. वर्कबुक एक्टिविटीज वर्क्स इन बैकग्राउंड. बैकग्राउंड ऑटोमेशन है, मतलब तुम्हें यूजर को कुछ दिखाई भी नहीं देगा कि क्या हो रहा है एंड सब बैकएंड में बहुत फास्ट हो जाएगा. इट इज वेरी फास्ट एंड रिलायबल. तो अगर हम कभी भी एक्सेल ऑटोमेशन करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि हम वर्कबुक एक्टिविटीज का यूज करें. अगर कोई सिनेरियो कि तुम नहीं कर सकते, देन वी मूव टू एक्सेल एक्टिविटीज. अब कुछ बात ध्यान रखनी है कि इट वर्क्स ओनली फॉर डॉट एक्सएलएस एंड डॉट एक्सएलएक्स फाइल्स. एक्सेल में और भी कई एक्सटेंशन होते हैं, लाइक हम CSV को भी एज एन एक्सेल यूज कर सकते हैं. एक्सेल एसएम भी होता है. एक्सेल एसएम यानी मैक्रो एनेबल्ड फाइल्स. मैक्रोस क्या होते हैं उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी एक एक्सेल ऑटोमेशन का पार्ट है. देन एक्सेल फाइल शुड नॉट बी ओपन एट. यस, मैक्रोस वही होता है कि जो अपन कोई भी वर्क करते हैं फिर वो सेम ऑटोमेट हो जाता है. यस. ओके. तो इन शॉर्ट वही होता है कि हम जो भी एक्सेल पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होने लगे. ऑटोमेशन की एक स्क्रिप्ट होती है, उसके बारे में इन डेप्थ में तो हम बाद में ही पढ़ेंगे. ठीक है. अब इसका एक और डिसएडवांटेज होता है, या एडवांटेज डिपेंड करता है बेस्ड ऑन सिचुएशन. एक्सेल फाइल शुड नॉट बी ओपन एट रन टाइम. मतलब अगर मैं वर्कबुक एक्टिविटीज यूज कर रहा हूँ और वो एक्सेल फाइल मेरी ऑलरेडी ओपन है, तो बॉट मेरे को एरर थ्रो कर देगा. ठीक है. These here you can see in the snapshot few of these workbook activities like append range, read cell, read range. ये तुम पिछले बॉट में हमने रीड रेंज का मोस्टली यूज किया था टू रीड द डेटा टेबल. हम एक्सेल फाइल से रीड कर रहे थे और डेटा टेबल में स्टोर कर रहे थे फॉर रीड रेंज. तो इसकी एक बार एक्टिविटीज को हम देख लेते हैं एक बार बाद में. बट ठीक. पीयूष, हम्म. ये जो पॉइंट है ना, एक्सेल फाइल शुड नॉट बी ओपन एट रन टाइम, हम्म. अगर ये ओपन भी है तो हम तो मतलब इसमें एरर हैंडलिंग दे सकते हैं ना कि भाई पहले उसे बंद कर देंगे फिर वो ओपन हो जाएगी. हाँ, वो बॉट बनाने का है, बट इट्स लाइक अगर वो खुली हुई है एंड तुमने कुछ हैंडल नहीं कर रखा. जनरल प्रैक्टिस इज कि तुम जिस भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो उसको बॉट पहले क्लोज कर दे. अगर ओपन है तो क्लोज कर दे, नहीं है तो कोई नहीं, मूव ऑन कर जाए. ओके. ठीक है. बट अगर इन केस तुम्हारी एक्सेल फाइल ओपन रह जाती है, तुम्हारे किसी ऑटोमेशन सिनेरियो में ही वो एक्सेल फाइल ओपन रह गई, तो बॉट वहां पे एरर थ्रो कर देगा. अभी एक बार हम इसकी कुछ एक्टिविटीज को यूआई बात में देख लेते हैं यूज करके. मेरे पास वेट, ये क्या हुआ? मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ. ओके. तुम्हारे लिए भी ब्लैंक आउट हुई थी क्या स्क्रीन बीच में? वही थी.
ओके ठीक है, तो हम ये जो हमारा डेटा है इसी को यूज करके देख लेंगे। वाह, अभी तक नहीं खुला। ओके, तो नेवर माइंड, तब तक हम आगे बढ़ते हैं जब खुल रहा है। ये हमारी वर्कबुक एक्टिविटीज है, इसका प्रैक्टिकल यूज हम एट द एंड ऑफ द सेशन देख लेंगे। मेजर थिंग क्या याद रखनी है हमें कि वर्कबुक एक्टिविटीज बैकग्राउंड में वर्क करती है। इनके लिए तुम्हें एक्सेल इंस्टॉलेशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारा सिस्टम में तुम्हारे पास एक्सेल नहीं है, डजेंट मैटर, ये बैकग्राउंड में वर्क करेगी। बैकग्राउंड में अगर थोड़ा इन डेप्थ समझे तो ये क्या करती है कि वीबी डॉट नेट और सी शार्प इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वर्क करते हैं। क्या होता है कि ये चीज़ जो है थोड़ा एडवांस वाली चीज़ है, जस्ट तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए। जो वर्कबुक एक्टिविटीज हैं ये क्या करती हैं कि प्लगइन्स होते हैं, इंटर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्लगइन्स, उसको हम एक्सेल इंटरलोप भी कहते हैं। उसकी मदद से ये बैकएंड में कांटेक्ट करती है हमारी एक्सेल को, एंड उस फाइल से जो भी उसको काम करना हो वो प्रोसेस करके सेव कर देती है। इस वजह से हमें एक्सेल इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। देन कम्स एक्सेल एक्टिविटीज। एक्सेल एक्टिविटीज अनलाइक वर्कबुक वर्क्स इन फोरग्राउंड, मतलब जब भी हम इसका यूज करेंगे हमारा एक्सेल एप्लीकेशन को स्क्रीन पे विजिबल रहेगा। एक्सेल एप्लीकेशन शुड बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। अगर एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो हम इन एक्टिविटीज का यूज कर ही नहीं सकते। एक्सेल फाइल्स कैन बी ओपन इन रन टाइम, less preferred over workbook activities, and it can work with almost all of the Excel extensions like XLSX, XLSM, XLS, CSV5। तो जब हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, बेस्ड ऑन दैट भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें वर्कबुक के साथ जाना है या एक्सेल एक्टिविटीज के साथ। नाउ एक्सेल एक्टिविटीज हमारे दो डिफरेंट एक्सपीरियंस डिजाइन में अवेलेबल है यूआई पाथ में, मॉडर्न डिजाइन एंड क्लासिक डिजाइन। जो मॉडर्न डिजाइन है ये अभी 2022 और 2021 के एंड में जो है दिया गया है। इससे पहले के जितने भी वर्जन हैं यूआईपाथ के सब में ओनली क्लासिक डिजाइन है। तो जैसे यहाँ पे जो मैंने स्नैपशॉट लगा रखा है ये क्लासिक का है, जिसके अंदर हम एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप यूज करते हैं। तो अभी हम जो है क्लासिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज मोस्टली। So, all the classic activities work inside the Excel application scope। मतलब जो मैंने सब फर्स्ट क्लास में कंटेनर्स के बारे में पढ़ाया था शायद, या नहीं पढ़ाया, ओके वो बाद में पढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप हमारी एक एक्टिविटी है, पेरेंट एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारी बाकी की सारी एक्टिविटीज आती हैं। गिव मी अ मिनट, एवरीथिंग खुल नहीं रहा तो बंद कर रहा है, इसको वापस खोलते हैं, एक सेकेंड। वाओ, ओके, टास्क मैनेजर के आते ही सब गायब। ओके, बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो एक्सेल एक्टिविटीज क्या होती हैं? क्लासिक एक्टिविटीज जो वर्क करती हैं एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के अंदर। अब इसकी कई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे होता है क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर तुम्हारी वो फाइल का तुमने पाथ दे रखा है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर तुम ये ऑप्शन है इस पर तुमने टिक कर रखा होगा तो क्या होगा, वो वहाँ पे फाइल को क्रिएट कर देगा। और अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी तो डायरेक्टली यूज कर लेगा। तो इसका जनरली यूज कब आता है? अगर तुम मान लो कि एक बिजनेस एग्जांपल बताता हूँ, हम जो है ना कभी भी हमारा बॉट रन करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड सेव रखते हैं अपने पास कि बॉट कब स्टार्ट हुआ, उसने कौन से क्या चीज प्रोसेस करी, क्या वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ, अगर फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, उसका एक पूरी एंट्री हमें अपने पास रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं फॉलो करता हूँ। तो इसके लिए हम इस एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि जब भी बॉट रन हो, अगर पीयूष, इन, हाँ, हाँ थोड़ी आवाज स्लो है यार आज। आवाज स्लो आ रही है।
ओके देखते हैं। हेलो, अभी क्लियर है क्या? परफेक्ट परफेक्ट। ओके, मैं एक बार ये भी ट्राई कर लेता हूँ। टास्क मैनेजर वाइपर मिलना चाहिए यार। स्टूडियो एंड टास्क। ओके, अभी इसको नया खोलते हैं। आज लगता है मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है यूजुअली। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट। एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती तो उसे क्रिएट कर दो। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्स इंस्टेंस कैच पीरियड। इट डिफाइंस हाउ लॉन्ग टू कीप द एक्सेल प्रोसेस अलाइव आफ्टर ऑल चाइल्ड एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड। मतलब तुम्हारा जैसे एक एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर तुमने कुछ प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया, अब वो सारी एक्टिविटीज होने के बाद कितनी देर तक एक्सेल को ओपन रखना है इवन इन बैकग्राउंड। उससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली सेव हो जाता है। क्योंकि चीज तुम कोई भी चीज को बार बार खोलोगे बंद करोगे तो चांसेस होते हैं कि वो कहीं करप्ट हो जाए, खराब हो जाए। तो उसके लिए वो हमें हेल्पफुल रहता है। देन कम्स मैक्रो सेटिंग्स। मैक्रोस के बारे में क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम लास्ट में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर एक्सेल एक्टिविटी, एक्सेल ऑटोमेशन में। बट फॉर नाउ एक प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है क्या मैं एक्स मैक्रोस को यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसकी जो है 3 स्टेट होती हैं। वन इज एनेबल ऑल, सेकंड इज डिसेबल, थर्ड इज टू कीप एज इट इज इन एक्सेल। मतलब हम एक्सेल के अंदर भी हमारे डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्रो को अनेबल करना है या नहीं। तो अगर वहां पे ऑलरेडी डिसेबल्ड है तो ये डिसेबल ही ले, वहां पे अनेबल है तो अनेबल ही ले। और वी कैन सेट इट एज पर आवर प्रेफरेंस। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रीड ओनली। नाम से समझ में आ रहा है कि बॉट इसमें से डेटा रीड तो कर सके बट इसमें कुछ राइट ना कर पाए, कुछ सेव ना कर पाए। देन कम्स सेव चेंजेस। हर एक्टिविटी के बाद जो भी एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप में रन हो रही है उस पर्टिकुलर उसका जो चेंजेस हुए हैं उनको सेव कर दे, ताकि इनकेस कोई एक्सेप्शन भी आ जाए, कोई एरर आ जाए कि फाइल वर्क प्रॉपरली नहीं हुआ, ऑटोमेट नहीं हुआ, तो उतना पार्ट हमारा फाइल में सेव हो जाए। देन विजिबल। इस प्रॉपर्टी से हमारा क्या होता है कि जो हमारा एक्सेल एप्लीकेशन, एक्सेल एक्टिविटीज बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड में होती हैं वो बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाती हैं। मतलब हमें एक्सेल दिखता नहीं है कि उस पर कुछ वर्क हो रहा हो। फाइनली ये खुल गया। ओके, तो अभी हम इनको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप है, इसको मैं यूज करता हूँ। अब फर्स्ट जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट से होता है इनपुट कि किस एक्सेल पे मैं वर्क करने वाला हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है ना? ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्डर्स पे क्लिक किया एंड मैं पाथ सेलेक्ट करता हूँ मेरी फाइल का। ओके, नाउ मेरे पास ये ऑप्शन है जो हमने अभी जिनके बारे में पढ़ा। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, तो अगर ये फाइल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नई फाइल बना देगा। तो इसको चाहे तुम चेक कर सकते हो चाहे अनटिक कर सकते हो। हमारी अभी इस करंट सिनेरियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है। इंस्टेंस ये क्या जो है? एक्टिविटी एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप ये बस फाइल का पाथ देने के लिए है। ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी एक्सेल के अंदर, ये सिर्फ इसी स्कोप के अंदर वर्क करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं रीड रेंज एक एक्टिविटी यहाँ ड्रैग करता हूँ। अभी क्या है कि इसमें मुझे फाइल का पाथ देने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पेरेंट से ले लेगा।
ऐसा समझो कि ये हमारा पेरेंट है और ये इसके अंदर जितनी भी आएंगी ये सब इसके बच्चे हैं, तो दे आर गोना इनहेरिट देयर स्किल्स और देयर प्रॉपर्टीज। अब Okay, लाइक like फॉर mastered, एग्जांपल yes, मैं mastered like mastered child formula. नाउ लेट्स, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल रीड को बाहर रखा तो इसने मुझे एरर दे दिया, एक्टिविटी इज वैलिड ओनली इनसाइड एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप और एक्सेल एप्लीकेशन कार्ड। तो मैं इसको अगर वापस यहाँ पे डाल दूँ तो एरर गए। अब इसमें एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप में कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट हमने समझ लिया। देन कम्स इंस्टेंस कैश पीरियड। 3000 मतलब 3 सेकेंड्स, ये माइक्रो सेकेंड्स में लिखा है, ठीक है। 1 सेकेंड मीन्स 1000 माइक्रो सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि जब मेरा ये स्कोप कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ कि दिखाते हैं, यहाँ पे मैं एक डिले एक्टिविटी यूज करता हूँ। ये क्या करता है कि बॉट को थोड़ी देर के लिए पॉज स्टेट में डाल देता है, जितना मैं टाइम दूं। मैंने अभी 3 सेकेंड दे दिया इसे और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब क्या करेगा, ये फाइल को ओपन करेगा, यहाँ पे इसने एक्सेल खोल दिया। अब यहाँ पे इसने 3 सेकंड का डिले लगाया एंड देन बंद हुआ। तो हमारे पास टोटल 14 सेकंड्स में काम हुआ। इसने यहाँ पे एक्सेल को खोला, 3 सेकंड का डिले ये करा एंड देन इसने 3 सेकंड लिए एंड देन एक्सेल को बंद कर दिया। तो इससे क्या होता है फायदा, कि जब तुम बहुत ज़्यादा एक्सेल ऑटोमेशन पे वर्क करते हो, बहुत सारी फाइल्स है जिनको तुम्हें प्रोसेस करना है एंड बार बार एक्सेल तुम्हारा ओपन क्लोज हो रहा है, तो ये तुम्हारी फाइल्स को सेफ रखता है कि वो करप्ट ना हो जाए, कहीं पे उनके अंदर कोई गार्बेज वैल्यूज ना आ जाए। क्योंकि जनरली समटाइम्स क्या होता है कि अगर तुम्हारा क्रैश हो गया, एप्लीकेशन क्रैश हो गया, तो अंदर का पूरा डेटा जो है वो रिस्टोर ही नहीं हो पाता। देन कम्स मैक्रो सेटिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 होते हैं ऑप्शन, अनेबल ऑल, डिसेबल ऑल, रीड फ्रॉम एक्सेल ये सेटिंग्स। वाला एक बार वापस बताना, डीले वाला। इंस्टेंस कैश पीरियड, हाँ ये। इसका मतलब होता है, देखो बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 3000 माइक्रो सेकेंड होती है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली इसमें मतलब अपन को डीले लगाना है ना, जैसे नहीं नहीं तूने बोला नहीं फाइल। नहीं, हाँ सुनो, ये जस्ट मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। बाय डिफॉल्ट हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट लेट इट बी 3000 माइक्रो सेकेंड डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। इसका खाली इतना सा एक हमें समझना है कि यहाँ पे है क्यों। इसका कभी यूज नहीं करना, बाय डिफॉल्ट 3000 है वो सही है, हम चाहे तो उसको बढ़ा कम सकते हैं, बट 3000 में हमारा काम हो जाता है। इसका यूज ये है इस प्रॉपर्टी का कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल एक्सेल एप्लीकेशन को लगा देता हूँ, तो अब ये समझो कि एक एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का मतलब है कि मैं एक बार एक्सेल को खोल रहा हूँ, देन उसमें मैंने कुछ काम किया एंड देन मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैंने अगेन एक्सेल को खोला, फिर कुछ काम किया, फिर क्लोज कर दिया। तो कई बार हमारे पास स्टेट आती है ना नॉट रिस्पॉन्डिंग की, जब हम ह्यूमन एज अ वर्क करते हैं और फिर हमें क्या करना पड़ता है, टास्क मैनेजर खोलते हैं, अभी जैसे मेरे में सिनेरियो है, उसको मेरे को किल करना पड़ा यूआईपाथ स्टूडियो को। तो सेम चीज होती है हमारी हर तरह के एप्लीकेशन में। नाउ फॉर एक्सेल वी हैव दिस प्रॉपर्टी इंस्टेंस कैश पीरियड। ये क्या करता है कि इस एक्सेल एप्लीकेशन को और अगले एक्सेल एप्लीकेशन को के बीच में एक 3 सेकेंड का डिले प्रोड्यूस करता है इन बैकग्राउंड। उससे क्या होता है कि हमारी फाइल्स जो है प्रॉपरली सेव हो जाती हैं और कभी करप्ट नहीं होती, ठीक है। इससे ये चीज समझ में आई क्या, इंस्टेंस कैश पीरियड। आ गया ठीक। ओके, देन मैक्रो सेटिंग्स। मैक्रो सेटिंग्स क्या होती हैं कि जब हमें मैक्रोज यूज करने होते हैं। मैक्रोज क्या होते हैं, मतलब कि जैसे हम यूआई पाथ में एक ऑटोमेशन का बॉट बना रहे हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको एक ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट बनाने का प्रोसेस देता है। आप एक तरह का ऐसा समझो कि एक बटन पे क्लिक किया एंड एक्सेल के अंदर सब ऑटोमेटिकली हो गया जो आपने जिस चीज का मैक्रो बनाया है, उसके बारे में हमें बाद में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि मैक्रोज अनेबल रहने चाहिए, डिसेबल रहने चाहिए, या हमें एक्सेल सेटिंग से रीड करना चाहिए। इन जनरल
हर एक्सेल फाइल में मैक्रो सेटिंग जनरली डिसेबल रहती है ताकि वो उसका डेटा सेफ रहे। देन कम्स रीड ओनली। रीड ओनली का क्या काम होता है कि हम अगर फाइल से रीड कर रहे हैं उसके अंदर कुछ राइट ना कर पाए। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इसको रीड ओनली कर दिया और अब मैं यहाँ पे एक राइट एक्टिविटी यूज करता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल राइट सेल। राइट सेल में मैं डिफाइन करूंगा मेरा शीट का नेम, कौन सी शीट पे प्रोसेस कर रहा हूँ, शीट के कौन से सेल पे मैं कोई वैल्यू लिखना चाहता हूँ, एंड देन मेरी वैल्यू। अब मेरे को इसमें एक्सेल का पाथ देने की जरूरत नहीं कि कौन सी फाइल पे है, क्योंकि वो यहाँ पेरेंट से इनहेरिट हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब क्योंकि हमारा रीड ओनली पे है तो ये जो है इस पे एरर थ्रो करना चाहिए, ये राइट नहीं कर पाएगा। इस पे आ गया एरर रीड ओनली एंड कैन नॉट बी ओवर रिटर्न। इसने क्या करा, इट हैज बीन सेव्ड एज फाइल दिस। ठीक है, इग्नोर करते हैं अपन, कंटिन्यू। अब एक बार देखते हैं हम यहाँ पे, इसने एक आउटपुट 1 फाइल बना दी। यहाँ पे इसने वो वैल्यू लिख दी, बट हमारी जो फाइल थी वो एज इट इज रहेगी क्योंकि हमने रीड ओनली मोड में ओपन करी थी। ठीक है, अब ये चीज तुम्हें सोचना होगा कहीं कि तुम इसको भी एज ना एक लॉजिक, एक कहीं ना कहीं इसको एज अ बेनिफिशियल यूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यू डोंट नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, तुम इसकी मदद से तुम जो से चंद चेंजेस कर लो एंड बॉट ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी बना देगा, बट इट विल स्टिल थ्रो एन एरर एज वेल। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस तुम इसका यूज कर सकते हो। मैं अगर इसका एक प्रॉपर सिनेरियो बताऊं तो मैं कैसे यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैक्रो की फाइल है, ये एक टेम्पलेट है जिसमें मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का चेंज हो, बट मेरे को उस फाइल को यूज करना है फॉर अदर ऑटोमेशन। प्रोबेबली मैं उस फाइल से कॉपी करके दूसरी फाइल में कुछ डेटा लाना चाहता हूँ, देन वर्क करना चाहता हूँ, तब मैं रीड ओनली प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि इवन बाय मिस्टेक या किसी भी वजह से मेरा बॉट उस फाइल पे कुछ ना कर पाए एंड वो फाइल हमेशा सेफ रहे। ठीक है, ये होता है मेरा रीड ओनली प्रॉपर्टी का काम। देन कम्स सेव चेंजेस। सेव चेंजेस होता है कि हम इसके अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सेव हो जाए जस्ट आफ्टर इट इज एग्जीक्यूटेड। लाइक इसको हम ऐसे देखते हैं कि मैं यहाँ पे एक राइट लाइन लगाता हूँ और इसमें कुछ भी ले देते हैं। इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है नीचे का, जस्ट फोकस ऑन दीज एक्टिविटीज। अभी क्या होगा कि बॉट कंप्लीटली इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, बट इस ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये इसको सेव जरूर कर देगा हमारी इस आउटपुट फाइल में। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ सही लिख देता हूँ। हमारे पास वहाँ पे नेम लिखा है तो अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिस्ट लिख देते हैं और इसको डिबग करते हैं। तो अभी हम हमारी एक्सेल खुली हुई है, हमने देखा इसने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। ठीक है, बट अभी तक सेव नहीं हुआ। मतलब ये सेव हो चुका है बट अभी तक हमारा एक्सेल एक्टिविटी पूरी क्लोज हुई नहीं है, यहीं पे एरर आ गया। तो एक तो चीज, पहली चीज, अगर एरर आ जाता है उसके बाद की कोई भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू, बॉट क्लोज, इसने एक एरर दे दिया, बट मेरी जो फाइल में डेटा है वो सेव हो गया होगा
क्योंकि मैं कोई भी एक्टिविटी रन करता हूँ विद सेव चेंजेस, ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को सेव कर देता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हमें हमारे सिनेरियो डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी को अनेबल करना है, कौन सी को डिसेबल। अब एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि मैं कब कब सेव चेंजेस को अनेबल रखूंगा, कब डिसेबल रखूंगा। अगर तुम्हारा कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे या तो तुम्हारा पूरा एक्सेल का ऑटोमेशन हो या पूरा ना हो, बीच में कहीं ना अटके, तब तुम सेव चेंजेस को अनेबल नहीं करोगे। यू वुड प्रिफर कि जब एक्सेल क्लोज हो जाए तभी वो सेव हो। उससे क्या होगा, या तो सारा होगा या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या? एक बार थ्रो एक्टिविटी दोबारा बताना। ये समझने की तुम्हें अभी कोई जरूरत नहीं है, वो अभी सिनेरियो के लिए एक्सेल पे फोकस करो। प्रो एरर हैंडलिंग अभी लास्ट स्टेजेस का पार्ट है। एक्सेल का समझ में आया कि सेव चेंजेस का क्या काम होता है। हाँ ठीक है, अब फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें, विजिबल की। विजिबल जैसे अभी हमें एक्सेल ओपन दिख रही थी, अगर मैंने इस पर अनटिक कर दिया तो एक्सेल दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये हमारी इसकी बैकग्राउंड में काम करती रहेगी ऐसा। बस मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम लिस्ट लिखा हुआ है, मैं इसको वापस स्टूडेंट नेम कर देता हूँ। मैंने इसको डिबग करा, फोकस ओवर है, यहाँ पे एक्सेल तुम्हारा नहीं आएगा, सिर्फ बॉट आया। इसने एक्सेल एप्लीकेशंस को खोलने की कोशिश कर रहा है, देन ये आगे बढ़ जाएगा। सेम टाइम लिया इसने, बट विदाउट ओपनिंग दी एक्सेल फाइल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आउटपुट में वर्कबुक प्रॉपर्टी आ गई, यूज एग्जिस्टिंग वर्कबुक आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नहीं दिया, एंड यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से वर्कबुक वेरिएबल। यहाँ पे तो मुझे देना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक और एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप यूज करता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे हम हमारा वर्कबुक वेरिएबल डाल देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं हमारे बॉट में हमने एक फाइल को उस पर कुछ प्रोसेस किया और उसको कुछ पाथ वगैरह दे रखा है, सेटअप कर रखा है, यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट में वर्कबुक वेरिएबल बना दिया। अब मुझे वापस से इसी फाइल पे वर्क करना है, तो इट डज मेरे को इस फाइल का पाथ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली पास दी वर्कबुक वेरिएबल, तो वो उसी वर्कबुक पे वर्क कर लेगा। ठीक है, इसका बस इतना सा रोल होता है। और अगर तुम्हारी कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है तो यहाँ पे तुम उसका पासवर्ड वगैरह दे सकते हो। दैट इज आवर एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप। अब हम एक काम करते हैं, बॉट बनाते बनाते सीखते हैं कि एक्सेल की एक्टिविटीज क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा बॉट है कि हमारे पास एक डेटा है फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑफ 300, एक फाइल है, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये कुछ डेटा बना रखा है। ठीक है, इसमें अराउंड 300 शायद होंगे रिकॉर्ड्स, 320 कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब मेरे को इसमें से क्या करना है, इसको रीड करना है बॉट की मेमोरी में, देन फिल्टर डेटा फॉर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। इस एम्प्लॉयज में से हमें क्या करना है, उन लोगों का डेटा निकालना है जिनकी एज जो है लेस देन 40 हो, बट उनकी इनकम जो है ग्रेटर देन 50,000 हो। राइट, एंड देन सेव द डेटा इन अ सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया दोनों को? चलो अब इसको हम एक्सेल एक्टिविटी से बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा एक्सेल एप्लीकेशन को यूज करूंगा। हम यहाँ पहले इसको सिर्फ एक्सेल एक्टिविटीज से करने वाले हैं, एंड देन इसको हम वर्कबुक एक्टिविटीज से भी बनाएंगे।
कि हमें डिफरेंस समझ में आता है दोनों में। अब मैं इसमें मेरे को चाहिए पाथ मेरी फाइल का, तो यहाँ पे गए डेस्कटॉप पे एंड हमने इसका पाथ दे दिया। अब हमें जो है इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस करने हैं क्या? अभी तो इसकी यहाँ प्रॉपर्टी सेट करनी है हमें। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट को चेक करना चाहिए या नहीं, या इस पे इसका करना चाहिए। करना चाहिए। इससे हमारे इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, करें या नहीं करें। ठीक है, मैक्रो सेटिंग्स अनेबल ऑल डिसेबल ऑल कुछ भी, हमारे उस बोर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मैक्रोस रन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन रीड ओनली। अब मुझे इसको चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वर्कबुक के लिए। मेरा काम है कि मेरे को डेटा रीड करना है एंड इस फाइल में मुझे एक नई शीट बना के उसमें डेटा सेव करना है। नहीं, रीड ओनली नहीं करना है। राइट, मैं रीड ओनली नहीं करूंगा, बाकी इन दोनों को मैं चेक रखूंगा क्योंकि मेरे को डेटा सेव करना है मेरा। अब पहला काम है कि डेटा को रीड करो। ठीक है, अब मेरे को रीड करना है तो मैं यहाँ पे रीड लिखता हूँ। मेरे को, मैं एक्सेल से वर्क कर रहा हूँ तो एक्सेल में मेरे पास मल्टीपल एक्टिविटीज हैं रीड करने की। आई कैन रीड अ सिंगल सेल, कोई फॉर्मूला, एक कॉलम। रीड रेंज मतलब पूरी शीट या कोई स्पेसिफिक रेंज, एंड रीड रो मतलब कोई एक रो रीड करनी है। तो हमें तो क्या पूरी टेबल रीड करनी है, चाहे 300 रिकॉर्ड हो या 320 हो, फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, रीड रेंज को यूज करेंगे यहाँ पे। रीड रेंज एक्टिविटी क्या काम आती है कि जो भी तुम्हारे एक्सेल में कंटेंट है उसको तुम्हें वो एक डेटा टेबल वेरिएबल में वो दे देगी एज एन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे हम हमारा शीट नेम डिफाइन करते हैं कि शीट का नाम क्या है, लेट्स से शीट 1 है यहाँ पे। देन यहाँ पे रेंज, अगर रेंज हमें नहीं पता, जनरली नहीं पता होती है हमें कि एक्सेल में कितने सेल्स होंगे, कितनी रोज होंगी, नो आइडिया, तो इसको यहाँ पे डबल क्लोट लिख दो या इसको ब्लैंक रख दो, दोनों का एक ही मतलब होता है। देन यहाँ पे ऐड हेडर्स प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारी एक्सेल की फर्स्ट रो में हेडर्स लिखे हैं, यू वांट कि तुम्हारी फर्स्ट रो ये हो एंड पहली वाली रो तुम्हारी हेडर्स हो, तो तुम ऐड हेडर्स प्रॉपर्टी को चेक करते हो। ठीक है, इससे तुम्हारी जो 0th रो होती है उसमें ही तुम्हारा डेटा होता है। बट अगर मैं इसको अनचेक करता तो मेरा डेटा फर्स्ट रो से चालू होता, फर्स्ट इंडेक्स से। ओके, देन हमारे पास होता है प्रिजर्व फॉर्मेट। जब हम, हमारी फाइल बहुत ज़्यादा फॉर्मेटेड होती है, लाइक उसमें कलर होता है, फॉर्मूलाज लिखे होते हैं अलग अलग, बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अब हम इसका प्रिजर्व फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। प्रिजर्व फॉर्मेट को ऐसा समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ ई, कौन सा सेल है ये, E3/2 एंटर। ये एक तरह का फॉर्मूला होता है। मैंने क्या करा, E3 में जो लिखा है उसको डिवाइड/2 कर दो, तो इसने इस वाले सेल की वैल्यू को डिवाइड/2 यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं प्रिजर्व फॉर्मेट यूज करूंगा तो ये इसको 53208 रीड करेगा, बट अगर नहीं करूंगा तो ये इसको इक्वल्स टू E3/2 रीड करेगा। ठीक है, प्रिजर्व फॉर्मेट का समझ में आया रोल? ओके, प्रिजर्व फॉर्मेट मतलब ऐसे एज इट इज, जो फॉर्मूला वगैरह, कलर वगैरह, ब्यूटिफिकेशन का जो पार्ट है हाँ, उसे एज इट इज ले लेगा। जो भी तुम्हें ह्यूमन को दिख रहा है वो वैसे ही ले लें। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे मैं इसका फिल्टर बनाता हूँ, लेट्स से DT1, सॉरी फिल्टर नहीं, आउटपुट। मैंने इसका एक डेटा टेबल वेरिएबल बना लिया। अब पहला हमारा क्या काम था कि हमें डेटा को रीड करना था, रीड डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो एज जैसे मैंने सिखाया कि हम हमेशा प्रॉब्लम को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमने पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, हम सिर्फ पहली प्रॉब्लम करेंगे, बॉट रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा अभी। ठीक है, तो मैं इसको आउटपुट डेटा टेबल लगाऊंगा, चेक करूंगा कि बॉट रीड कर पा रहा है या नहीं। आउटपुट डेटा टेबल क्या करता है मुझे ये बताओ? आउटपुट जनरेट करेगा ना। आउटपुट क्या जनरेट करेगा? नाम से, नाम को एक्सपेंड मत कर। आउटपुट डेटा टेबल कब यूज करते हैं? अरे ये वो प्रिंट करवाने के लिए यूज में आता है ना, स्ट्रिंग में। हाँ, हाँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये देखो मेरी यहाँ पे फाइल ओपन है। ठीक है, इससे मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं एक्सेल एक्टिविटीज का यूज कर रहा हूँ।
इसने मेरे को डेटा रीड कर रहा है बॉट, ठीक है। तो अब मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, मैंने टेस्टिंग हो गई कि बॉट इज एबल टू रीड द डेटा। देन सेकंड क्या है, फिल्टर डेटा फॉर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। मुझे फिल्टर करना है, तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ कीवर्ड। अब मेरे पास दो आई, एक है फिल्टर टेबल जो मेरी एक्सेल के अंदर है, और एक है फिल्टर डेटा टेबल जो प्रोग्रामिंग सेक्शन में है डेटा टेबल में। अभी मैं क्योंकि एक्सेल से वर्क कर रहा हूँ, सो आई विल जस्ट गो विद दिस वन ओनली। यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, फिल्टर के ऑप्शंस दे रहा है कि किस बेसिस पे करना है, कौन से कॉलम में और किस टेबल में सेव करना है। आई गेस ये क्या करेगा, अब जैसे ये वाली एक्टिविटी, ये तुम्हारी जो एक्सेल है, यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करके यहाँ फिल्टर लगाते हैं ना, इसका काम भी सेम होता है कि इस तरह का एक फिल्टर लगा दे। तो अभी देखिए, तो बॉट को इसकी जरूरत है नहीं, उसको एक्सेल पे फिल्टर नहीं लगाना, उसको अंदर रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके स्टोर करना है, ठीक है हुआ। तो इस केस में तो भाई मैं ये वाली एक्टिविटी यूज नहीं कर सकता, तो इंस्टेड मैं अब ये ट्राई करता हूँ, क्या ये मेरा प्रॉपर सॉल्व करती है। तो हमने इसमें देखा है कि फिल्टर डेटा टेबल में हम कोई भी कंडीशन पास करते हैं, हमारी डेटा टेबल में वो सॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पे पहले इनपुट टेबल क्या आएगी, dt1। अब मैं dt1 के अंदर ही आउटपुट स्टोर करूँ या एक नया वेरिएबल बनाऊं, अंदर ही शो कर सकते हैं। सेम में स्टोर कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे भी dt1 दे दूंगा, क्योंकि मुझे बाद में इस वेरिएबल की कोई जरूरत ही नहीं है, एक बार डेटा मैं फिल्टर कर दूं, दैट्स इट। अब मेरे पास क्या कंडीशन है, पहली है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। तो मेरा सैलरी का कॉलम कौन सा है बताओ गाइस, साइलेंट मत रहो। फोर 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 फोर। ओके, मैं यहाँ पे कर दूंगा कि फोर्थ, यहाँ पे ग्रेटर देन, वैल्यू में क्या आएगा, पहले तो 8, हाँ पहले सैलरी। पहले तो 50,000। अब जब मैं कोई न्यूमेरिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को .00 लगाना है, ठीक है। ठीक है। देन नहीं, मेरा एज नेक्स्ट, वैल्यू लेस देन 40 एज लेस देन 40, तो एज कौन सा है मेरा, 1। पहला 1, पहला है हाँ। तो यहाँ पे आ गया 1 1 लेस देन 40। 40 यहाँ पे क्या आएगा, एंड या और, एंड। एंड, ठीक है। इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारा फिल्टर डेटा टेबल हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको सेव करना है, तो मैं राइट करूंगा यहाँ पे, राइट रेंज। राइट, यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में ना दो एक्टिविटी आई हैं, एक तो है राइट सेल। राइट सेल क्या करती है कि कोई एक पर्टिकुलर सेल में एंट्री करता है, बट हमें क्या करना है, हमें तो पूरी टेबल लिखनी है, तो मैं राइट रेंज यूज करूंगा। ये हमारे से डेटा टेबल इनपुट लेता है और उसको लिख देता है। यहाँ पे मैंने dt1 दिया। अब मैं सेम वर्कबुक में दूसरी शीट में स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने शीट नेम डिफरेंट कर दिया। ये क्या करेगा, इस फाइल, इस वर्कबुक में ये एक शीट बनाएगा और उसमें लिख देगा। यहाँ पे हम ऐड हेडर्स को भी चेक कर देते हैं कि हेडर्स भी लिख दें। तो अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। इसने एक आउटपुट बनाया, उसमें डेटा लिख दिया। ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ठीक है। सबकी एज लेस देन 40 आ गई, इनकम ग्रेटर देन 50 आ गई। ये हमने ये तो बना दिया। अब सेम चीज को हम बनाते हैं यूजिंग वर्कबुक एक्टिविटीज, ठीक है। इसको मैंने जब कंट्रोल डी करा तो एक कमेंट आउट हो गया कि अभी रन नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पहले वर्कबुक,
वर्कबुक एक्टिविटीज में एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप जैसा कुछ नहीं होता। इसमें हर फाइल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज सेट होती है। डिफरेंस क्या हुआ, एक्सेल एप्लीकेशन में एक पेरेंट है जो अपनी प्रॉपर्टीज बाकी चाइल्ड्स को पास ऑन करता है। यहाँ पे सब इंडिविजुअल हैं, सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसे फर्स्ट रीट्रेन यूज करा। हम सेम चीज करने वाले हैं जो हमने यहाँ पे करी है, जस्ट विदाउट एक्सेल एप्लीकेशन को। पहला रीड रेंज है, मैं यहाँ भी रीड रेंज यूज करूंगा। इसको चाहिए वर्कबुक का पाथ, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। देन इसको चाहिए कि मैं कौन सी शीट पे वर्क करूंगा, दैट इज माई शीट 1। रेंज हम ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पे ले देते हैं DT1। ओके, DT1 क्योंकि मैंने कमेंट आउट कर दिया तो विजिबल नहीं है, इसको वापस बना देता हूँ। DT इनपुट डेटा। यहाँ पे मैंने ऐड हेडर्स को चेक कर दिया कि मेरी फर्स्ट रो इज इन हेडर आए। देन अगेन मेरे को फिल्टर डेटा टेबल यूज करना है। मैं एक काम करता हूँ, यहीं से कॉपी कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने पास करा मेरा DT इनपुट डेटा, DT इनपुट डेटा। अब मेरे को क्या करना है, इसको राइट करना है। फिर से वर्कबुक एक्टिविटीज सर्च करते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है राइट रेंज करके, सेम एज एक्सेल। मैं इसका यूज करूंगा। अब इन दोनों में खाली एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमें वर्कबुक का पाथ नहीं देना, यहाँ पे वर्कबुक का पाथ देना है, बाकी सब सेम है। मैंने ये पास किया, यहाँ पे मैं शीट का नाम देता हूँ, लेट्स से वर्कबुक आउटपुट। यहाँ पे मैंने मेरी टेबल का नेम दे दिया और ऐड एड्रेस को चेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा बताओ, विल इट वर्क और नॉट? ये वाला समझ ही नहीं आई, एक बार वापस से समझना। हाँ ठीक है। अभी हमने ऊपर एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का यूज किया था और एक्सेल से ऑटोमेशन किया था, वो समझ में आया था? वो वाला समझ गया। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं वर्कबुक एक्टिविटीज का, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। अब वर्कबुक एक्टिविटीज में ये कुछ गिनी चुनी एक्टिविटीज है, 3 3 6 9 एक्टिविटीज है। ठीक है, हमने यहाँ एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप में क्या यूज किया था डेटा रीड करने के लिए, रीड रेंज। सेम नेम से हमारी वर्कबुक में भी अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे रीड रेंज लगा दिया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो, खाली एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वर्कबुक का पाथ नहीं देना पड़ रहा, खाली शीट का नेम दे रहे हैं, क्योंकि वर्कबुक का पाथ पेरेंट से आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो हमने यहाँ पे वर्कबुक का पाथ दे दिया। देन हमने ऊपर फिल्टर डेटा टेबल करा, सेम यहाँ पे भी हमने फिल्टर डेटा टेबल करा, सेम एवरीथिंग। देन हमारे पास डेटा आ गया बोर्ड के पास, इसको अब राइट करना है। ठीक है। ऊपर हमने राइट रेंज लगाया था, सेम हमने नीचे भी राइट रेंज लगा दिया। खाली डिफरेंस क्या रहा, वर्कबुक का पाथ। ठीक है, अब क्वेश्चन इज क्या ये वर्क करेगा? मतलब अभी तुम जैसे डेस्कटॉप पूरा दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सेल एप्लीकेशन खुली हुई है, क्या ये इसको अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? अफेक्ट करेगी। अफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारी वर्कबुक एक्टिविटीज को चाहिए कि वो एक्सेल बंद रहनी चाहिए। बंद रहा है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो एक बार अगर अच्छा एक बीच में ही अगर अब एरर आ जाए तो फिर वापस वहां से कंटिन्यू नहीं हो सकता है ना? उसके बाद पूरा अपन को वापस करना पड़ता है प्रोसेस। वो हम कर सकते हैं, बट अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, जो उस चीज में नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिबग करता हूँ। इसे हम हमारी फाइल देख लेते हैं। और एक चीज का और ध्यान देखो कि जब हम पहले रन कर रहे थे तो आई गेस उसने 14 सेकंड्स लिए थे। चलो एक बार टाइमिंग भी देख लेते हैं, हम दोनों को एक बार और एग्जीक्यूट करेंगे और टाइमिंग देखेंगे कि कौन सा कितने टाइम में काम करता है। ये मैंने कोई और शीट खोल दी शायद।
तो ये मेरा आउटपुट है एक्सेल वाले का और ये मेरा वर्कबुक का आउटपुट है। Oops. ये दोनों मेरे पास सेम रिजल्ट्स आ गए, लेस देन 47 एंड ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो हमने एक्सेल और वर्कबुक दोनों से सेम चीज बना ली। अब एक को बार ट्राई करते हैं, इसको मैं जैसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और अरे मैंने फिर से ब्लू प्रिज्म पे क्लिक कर दिया, गलती से आना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना लगा था, 4 सेकेंड्स लगे थे इसको ऑटोमेट करने में। ठीक है, अब देखना है कि हम अगर सेम चीज को एक्सेल से कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। जनरली दोनों का टाइम डिफरेंस सेम होना चाहिए आई गेस, बट टेस्ट इट आउट करो, हर चीज टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। इसको मैं डिबग करता हूँ। एंड जस्ट वन मोर थिंग कि जब भी मैं यहाँ ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डिबग कर रहा हूँ, तो डिबग ऑलवेज टेक्स मोर टाइम देन एग्जीक्यूशन। मतलब रियल टाइम में वही चीज मेरा 1 सेकंड भी ले सकती है। सो यहाँ पे देखा हमने 6 सेकंड लिए इसने। ये 6 सेकंड बहुत होते हैं, मतलब व्हेन वी आर इन आरपीए जो 2 सेकंड का डिफरेंस है, दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। ठीक है, तो अब इससे तो हमें ये समझना है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमें एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का यूज नहीं करना, रेदर वी कैन वर्क विद वर्कबुक एक्टिविटीज। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं एनेबल करता हूँ और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। एनेबल करने के लिए सेलेक्ट एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं, कमेंट आउट वाली, एंड कंट्रोल ई। ही नहीं रहा मेरे में अभी, तो मैं यहाँ से भी कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बॉट डेवलपमेंट। अब हमारे पास एक और बॉट है, ये हम चलो अभी हमारे 5 मिनट है, इसको 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमें डेटा रीड करना है एक्सेल से कलर। अच्छा एक्सेल तेरे पास ही होगा, हम भी तो कर सकते हैं ना ये? हाँ तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए एक और टास्क भी है, चिंता मत करो। तो भाई अभी ऐसे तो 1000 एक्सेल शीट दे दूंगा, बस तू तो प्रैक्टिस कर। अरे अभी देखो ना आगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमने सेम डेटा रीड करना है। अब हमें उनका जो कलर रोज है ना, उनको कलर करना है बेस्ड ऑन उनका एज, कि एज उनकी 0 से 25 के बीच में तो ग्रीन कलर हो गया, 25 से 45 है तो येलो कलर हो गया, ग्रेटर देन 45 है तो रेड कलर हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गया तुम्हें? आ गया भाई, आ गया। इसको हमें कलरफुल बनाने वाले हैं। अब मैं अगेन सबसे पहले क्या यूज करूंगा, मेरी एक्सेल एक्टिविटीज। तो इसको हम डिसेबल करते हैं, इनको मैं एक साथ डाल देता हूँ। तो एक कमेंट आउट हो गई थी, अब रन नहीं करेगी, और इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे एक एक करके रो को चेक करना है और उनका मुझे कलरिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एक रो को चेक करना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ कंडीशन लगाता हूँ, सॉरी इससे पहले आएगा एक फॉर ईच, क्योंकि मुझे लूप लगाना है हर रो पर। तो फॉर ईच रो इन डेटा टेबल, हर रो पे जाके इटरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया dt1। अब हर रो पे मुझे चेक करनी है कंडीशन की उसकी एज कितनी है। तो अच्छा चलो तुम बताओ, यहाँ पे मेरे पास है 3 कंडीशन दे रखी है एज की, कि लेस देन 25 हो, बीच में हो, या ग्रेटर देन हो। तो यहाँ पे मैं कौन सा इफ यूज करूंगा या स्विच यूज करूंगा। इफ है मेरे पास एक एलिफ एल्सिफ है, और मेरे पास एक स्विच भी है। ओ एक फ्लो स्विच भी है, और आई गेस एक फ्लो डिसीजन भी है। बहुत सी एक्टिविटीज हैं, बताओ कौन सी यूज करें यहाँ पे।
क्या कौन सी करनी चाहिए ये बताओ। यूज तो कोई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखाना एक बार। क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है अभी कि जो भी एज है उस पर्सन की, हम एक एक रिकॉर्ड करके जा रहे हैं कि ये 0 से 25 के बीच में है तो कुछ एक्शन करना है, 25 से 45 के बीच में तो कोई एक्शन करना है, 45 से ज्यादा तो कुछ और करना है। तो कौन सी कंडीशन यूज करोगे? एलसीएम यूज कर सकते हैं। राइट, एकदम सही जवाब। अभी भी डाउटफुल हो एलसीएम एल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा करंट रो, मेरा एज का कॉलम आई गेस 1 है, देन मैंने इसको टू स्ट्रिंग करा। तो अभी तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वाले को, एज वाले कॉलम को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, या एज है, एज को तो मैं इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, एज किसी की डेसिमल में कभी थोड़ी आएगी फ्लोटिंग में। तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब पहली कंडीशन है कि दिस शुड बी व्हाट, लेस देन 25। तो मैं यहाँ पे लेस देन 25 कर देता हूँ। ठीक है, देन हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। आपने जो सी एंड लिखा है ये समझाना एक बार। ठीक है, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको इस जगह हम चाहे तो लिख सकते हैं कन्वर्ट डॉट इन 32, या इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सी इंट, मतलब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, एक फंक्शन है इनबिल्ट। देन अब मुझे क्या है, कलर सेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर सर्च करके देखता हूँ, तो मेरे पास एक एक्टिविटी आ गई, सेट रेंज कलर। मैं किसी रेंज का कोई कलर सेट कर सकता हूँ। शीट नेम मैंने शीट 1 कर दिया। यहाँ पे मुझे कलर स्पेसिफाई करना है। कलर के लिए मैं क्या करूँगा, ये जैसे ही तुम्हें प्रैक्टिस से याद हो जाएगी चीज़, लाइक सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट, कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन कलर, तो डॉट ग्रीन कलर, ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है रेंज, कि मैं कौन सी रेंज को कलर करना चाहता हूँ, लाइक इस वाली मैं पूरी रेंज को कलर करना चाहता हूँ। ए जो रो नंबर हो से लेकर ई जो रो नंबर हो। ठीक है, सिमिलरली अगर 10 होगी तो A10 टू E10, मुझे उस रेंज को कलर करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, ये हो गया ई। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लाना चाहता हूँ मेरी रो की, कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर ईच में एक प्रॉपर्टी होती है जीरो बेस्ड इंडेक्स, कि हर इटरेशन के लिए मुझे काउंटर दे देगा। एक फर्स्ट टाइम रन किया तो काउंटर की वैल्यू 0 है, सेकंड टाइम रन किया तो काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, इंक्रीज होती जाएगी। तो जब काउंटर की वैल्यू 0 है तो वो इस रो पे होगा जो कि है 2। जब उसकी काउंटर की वैल्यू 1 होगी तब ये इस रो पे होगा, थर्ड रो पे। तो यानी कि काउंटर प्लस 2 मेरे को मेरा रो का इंडेक्स दे रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं एक बार, ओपन इन एडवांस एडिटर। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ए प्लस मेरा काउंटर प्लस 2 डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन मेरा ई एंड सेम यहाँ पे ये कॉपी करा। तो ये केस का मतलब क्या हो गया, लाइक A3 से E3, A4 से E4, ऐसे। ये मेरा सेट रेंज कलर मैंने सेट कर दिया। अब हमें सेम यहाँ पे बाकी कंडीशन सेट करनी है। मैंने एल्सिफ लगाया, सेम चीज कॉपी करी। अब यहाँ पे मेरे को क्या कंडीशन देनी होगी, इट शुड बी बिटवीन 45 एंड 25। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 25। मेरे पास एक और कंडीशन है, इट शुड बी लेस देन 45, शायद या 40, हाँ लेस देन 40। मेरे पास दो कंडीशन, तो मैं यहाँ पे एक एंड लगाया,
एंड मैं सेम चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास दो कंडीशन हो गई। अब हम यहाँ से सेम हमने यहाँ पे डाल दिया और कलर चेंज कर दिया। कलर क्या चाहिए हमें, प्रॉब्लम पे गए, कलर है हमारा येलो, तो ग्रीन की जगह यहाँ पे हमने येलो लिख दिया। अब हमारे पास बची एक कि अगर इन दोनों नहीं है तो उसकी डेफिनेटली एज इससे बड़ी होगी, 40 से बड़ी होगी, तब हमें उसको करना है रेड कलर। मैं एल्स यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने एल्स यूज कर, क्योंकि मेरे पास और कोई कंडीशन ही नहीं है। लाइक या तो वो 25 से छोटा होगा, 25 से 40 के बीच में, या उससे बड़ा हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन आ ही नहीं सकती, तो मेरे को यहाँ पे एल्स इफ की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट एल्स यूज कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेम एक्टिविटी पे वर्क कर रहा हूँ, सेम शीट पे। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या होता है। आई एम नॉट श्योर कि बॉट वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट वी कैन सी, टेस्ट इट आउट। अभी बॉट चला, इसने कलर करना शुरू कर दिया। हमारी अगर 25 और 40 के बीच में है तो येलो कलर, 25 से कम है तो ग्रीन कलर, और 40 से ऊपर है तो रेड कलर। अंडरस्टूड? यस। इसके बेस पे पूरी शीट को कर देगा काम। पीयूष, हाँ, बट मेरा लॉजिक ना मतलब इस बॉट को बनाने के लिए कुछ और था। बताओ। मेरा लॉजिक ये था कि पहले फिल्टर आउट करेंगे, अच्छा, ठीक है, पहले फिल्टर मार करके उसके बाद में कलर करेंगे ताकि एक बार में हो जाए। क्योंकि ऐसे अगर मान लो अगर मेरी एक्सेल फाइल में अगर 50,000 मेरे कॉलम है तो मुझे बहुत टाइम भी लेगा ना यार। ले लेगा। तो तुम लेकिन एक्सेल में फिल्टर यहाँ पे, अच्छा ठीक है। अभी पहले इसका एक और चीज आती है, क्या चीज हम वर्कबुक से कर सकते हैं क्या ये चीज? एक क्वेश्चन है तुम्हारा, पे उस पे आते हैं। या तुम जो कह रहे हो ना उसको ट्राई करना पहले एक बार, ठीक है। बट जस्ट ये चीज समझो कि अब जो हमें मेरे को सेट सेल करना था, मैं वापस से कलर चेक करता हूँ कि मेरे पास एक्टिविटीज कौन सी हैं। कलर करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक्सेल के अंदर एक्टिविटी है। अगर मैं मेरी वर्कबुक पे जाऊं तो यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी ही नहीं है जो एक्सेल में कलर कर सकती हो। तो मेरे को इससे एक यहाँ पे हुआ कि मेरे को अगर एक्सेल में किसी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है या मुझे कुछ एक्सेल एप्लीकेशन से रिलेटेड मेन ज़्यादा वर्क है, तो मुझे एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट वर्क यूजिंग वर्कबुक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये चीज़ तुम्हें ट्राई करनी है, तुमने जो आज सोचा है, अभी तुम जो बता रहे हो उसको बॉट को बनाकर देखना हाउ इट वर्क्स। पॉसिबली उससे ज़्यादा जल्दी फास्ट हो जाए, क्योंकि तुम वहाँ पे फिल्टर करोगे एंड तुम्हारे पास एक कलर को करने तुम्हें पता है कि तुम्हें इन रिकॉर्ड को येलो करना है, इन 20 रिकॉर्ड को रेड करना है, तो दैट वुड बी फास्ट, ठीक है। तो उसको बनाना है और उसके हमें ऐसा फिल्टर आउट डेटा लेके आना है। ये हो गया एक आज का एक टास्क। देन तुम्हारे पास एक और टास्क है, कैलकुलेटिंग सम। इसको मैं तुम्हें वीडियो में देखोगे तो मैं ये पढ़ने को मिल जाएगा, मैं एक शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे को एक एक्सेल पहले खुद से बनानी है। उसके अंदर हमारे पास एक होगा कॉलम ए, एक होगा कॉलम बी और एक होगा टोटल, ठीक है। ए के अंदर तुम्हें कुछ वैल्यूज लिखनी है और बी में भी कुछ वैल्यूज लिखनी है, एंड टोटल में इनका सम आना चाहिए, ठीक है। और इसको तुम्हें एक्सेल एक्टिविटी से भी करना है और वर्कबुक एक्टिविटी से भी करना है, सेम प्रोसेस को, ठीक है। So create a bot that can sum the values in column A and column B and write back to column C with header as total. इसकी तुम्हें दो शीट बनानी है। पहली शीट 1 में तुम्हारे पास एक्सेल एक्टिविटीज यूज होंगी और शीट 2 में वर्कबुक एक्टिविटीज यूज होंगी, ठीक है। तो अब तुम आज ये तीनों बॉट को बनाओगे, ओके। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। थैंक यू लोकल, बाय।